नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं गिरीश शर्मा आपका बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप लोग हमारे YouTube चैनल को देखते हैं और बहुत अच्छे से जो आपको मैं समझाता हूं उसको समझने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार आज अपन बीएससी सेकंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक का अध्ययन करेंगे, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से इस किताब को 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है और इन पाँचों यूनिट के महत्वपूर्ण सवाल आप याद करके इनको अच्छे से देख करके बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। 5 यूनिट में मैंने पूरा प्रयास किया गया है कि इसमें कंप्लीट आपकी किताब जो है उसके मेन क्वेश्चन मेन टॉपिक इसके भीतर समाहित हो जाएं। ऐसे ही 5 यूनिट के सवाल मैंने आपके समक्ष रखे। मेरा पूरा विश्वास है और पूरा अनुभव है इस चीज़ का कि आप इन सवालों को पढ़ करके ना ही पास हो सकते हैं बल्कि बेहतर रिजल्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सब लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें। इस किताब में यूनिट वाइज आपके 5 चैप्टर हैं। पहली यूनिट में आपके डी ब्लॉक का जो अपन अध्ययन करते हैं। दूसरी यूनिट के अंदर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ते हैं। तीसरी यूनिट के अंदर आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पढ़ते हैं। चौथी जो यूनिट है आपकी जिसके अंदर आप लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स को पढ़ सकते हैं। इस प्रकार 5 जो यूनिट हैं इनका आप बहुत अच्छे तरीके से यूनिट वाइज क्वेश्चन बनाकर अध्ययन कर पाएंगे। महत्वपूर्ण सवाल जो हैं मैंने आपके सामने बोर्ड पे रखे हैं और ज़्यादातर मैंने इनको समझाने का प्रयास किया है इस बोर्ड पर ही। तो आप इन सवालों को अच्छे से समझेंगे और यदि आपको कहीं दिक्कत आएगी कि आपको कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख पाएंगे। फिर भी आपको कोई सवाल अच्छे से समझ में नहीं आता है तो मैं उसके ऊपर शॉर्ट नोट्स बनाकर आपको समझाने का प्रयास करूँगा और बोर्ड पे अपन उनकी क्लास ले पाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं अकार्बनिक रसायन बीएससी सेकेंड ईयर की, जिसमें आपके मात्र 10 क्वेश्चन और इन 10 क्वेश्चनों को आप पढ़ के अच्छे से देख कर के और आराम से पास हो सकते हैं। तो आप सभी लोग इन 10 क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से और पॉजिटिव मानसिकता से इनको पढ़ेंगे। यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं। यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले आता है परिरक्षण प्रभाव, जिसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन प्रभाव, जिससे परमाणु का आकार बड़ा होता है। दूसरा है रंगों की व्याख्या। संक्रमण तत्वों में रंगों की जो व्याख्या होती है वो डी संक्रमण से होती है। आपने सब पढ़ा होगा TiH2O का होल 6+3 का संकुल यौगिक बैंगनी रंग का होता है, क्यों? तो उसकी व्याख्या डी संक्रमण से होती है। इसमें के बाद आता है इसमें आयनन विभव। आयनन विभव आप जानते हैं, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से ढीले बंधे इलेक्ट्रॉनों को निकालना। जिंक मैग्नीज और क्रोमियम कॉपर इनके पूर्ण भरे विन्यास हो जाते हैं। जिंक और मैग्नीज की प्रथम आयनन ऊर्जा का मान इसलिए अधिक होता है क्योंकि पूर्ण भरा विन्यास शो करता है, और क्रोमियम और कॉपर द्वितीयक आयनन इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये अर्धपूर्ण और पूर्ण भरा विन्यास दर्शाते हैं। संक्रमण तत्वों में चुंबकीय जो गुण होते हैं उनको 3 प्रकार से आप बांट सकते हैं। एक तो है अनुचुंबकीय, एक है लोह चुंबकीय और एक प्रतिचुंबकीय। विस्तार से इसको लिखना है। और गोई तुला विधि से आप चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं, म्यू बराबर √N+2 बोर मैग्नेटो जो निकालते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अम्लीय क्षारीय प्रवृत्ति का जो निर्धारण करते हैं वो आप जानते हैं चार्ज के हिसाब से करते हैं। धातु पर जितना ज़्यादा चार्ज अधिक होता है अम्लीय प्रवृत्ति उतनी ज़्यादा होती है, और चार्ज जितना कम होता है वो उसकी क्षारीय प्रवृत्ति को शो करता है। ठीक है, 2 संकरण आपके NiCN4-2 ये आपको निकालने आने चाहिए। दूसरी यूनिट में आपके अम्ल क्षार की अवधारणा है, ब्रांस्टेड लोरी अवधारणा, जो प्रोटॉन की अवधारणा है। प्रोटॉन देने वाला अम्ल और प्रोटॉन ग्रहण करने वाला लोन पेयर स्पीसीज क्षार कहलाता है। प्रोटॉन बंधुता आप जानते हैं, NH3 की प्रोटॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होती है। प्रोटॉन एफिनिटी H2O के माध्यम से और HF के माध्यम से आपको पढ़नी है। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। फिर इसमें लुईस संकल्पना है, लक्स फ्लड की अवधारणा है। लुईस संकल्पना सब जानते हैं, जो लोन पेयर दान करता है वो क्षार कहलाता है, जैसे NH3, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला, इस लोन पेयर को ग्रहण करने वाला जो इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज होती है वो अम्ल कहलाती है। लक्स फ्लड आप जानते हैं, ऋणायन की अवधारणा है या ऑक्साइड की अवधारणा है। जो ऋणायन या ऑक्साइड देता है वो क्षार कहलाता है, और जो इस ऋणायन और ऑक्साइड को ग्रहण करने में सक्षम होता है वो अम्ल कहलाता है। तो आप इसको बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं, मैंने क्लासों में आपको पढ़ाया है अच्छे से। यूनिट 3 के अंदर आप अच्छे से ध्यान रखें, टिप्पणियों पे बहुत जोर दें आप। एक तो रिडॉक्स चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और एक असमानुपातन। असमानुपातन आपको मैंने पढ़ाया था, क्यूप्रस सल्फेट जो होता है उसमें कॉपर पर +1 चार्ज होता है दोनों कॉपरों पर, लेकिन जब इसे अपन परख नली में पानी के साथ आयनित करते हैं तो ये
असमान अनुपात शो करता है, अर्थात +1 ऑक्सीकरण अवस्था न रखते हुए एक पर +2 ऑक्सीकरण अवस्था और एक कॉपर पर 0 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, जिससे ऑक्सीकरण जो चार्ज है उसका असमान अनुपात हो जाता है, जिसको ये अपन असमानुपातन कहते हैं, इसलिए नीले रंग में बदल जाता है। और इसके अंदर आप रिडॉक्स अभिक्रिया आप जानते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को कहते हैं। 4 इसके अनुप्रयोग हैं, विशेष जोर देना है आपको, अच्छे से पढ़ के जाना है। और लैटिमर आपको फर्स्ट और लैटिमर आरेख मैंने आपको बताया था, मैग्नीज की धातु की जो परिवर्तन ऑक्सीकरण अवस्था है और इसके ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड बनाए गए हैं उसके आधार पर ये आरेख बनाया गया है। ये आरेख भी मैंने आपको क्लास में बनवाया था अच्छे से, तो आप इनको अच्छे से तैयारी करके और पढ़ के जाएं। और यूनिट 4 में आपके आता है लेंथेनाइड संकुचन। सभी जानते हैं, जब भी आवर्त सारणी में अपन बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन बढ़ता है, प्रोटॉन बढ़ने से नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाता है और नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ने से परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। तो प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल छोटा करता है और परिरक्षण आकार को बड़ा करता है। एक इसमें अति भारी तत्व है लेंथेनाइड। संकुल किस प्रकार से निर्माण करते हैं, ये मेन सवाल है आपके। लेंथेनाइड एक्टिनाइड में प्रमुख अंतर हो गया, और एक इसमें ई और वाई बी +2 ऑक्सीकरण अवस्था और इसके अलावा सीरियम की +4 ऑक्सीकरण अवस्था, ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था है। क्यों? क्योंकि लेंथेनाइडों में +3 ऑक्सीकरण अवस्था ही होती है, लेकिन इसके अतिरिक्त ई और वाई बी +2 दर्शाते हैं, +3 नहीं दर्शाते। उसके पीछे कारण आप खुद देखिएगा, अर्धपूर्ण और पूर्ण भरा विन्यास है। और सीरियम की +4 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, इसका रिक्त विन्यास, 4 इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये रिक्त विन्यास प्राप्त कर लेता है। आप सभी जानते हैं अर्धपूर्ण, पूर्ण भरा और रिक्त विन्यास जो होता है सर्वाधिक स्थायी होता है। ठीक है ना? तो यूनिट 4 की ये मेन सवाल हैं, आपको इन पर पूरा फोकस रखना है। लेंथेनाइड्स हो गया, अति भारी तत्व हो गया, लेंथेनाइड एक्टिनाइड हो गया। यूनिट 5 में आपके आता है कीलेट वलय। वलय कैसे बनाते हैं? कीलेट वलय आप जानते हैं, जब दाता परमाणु जो होते हैं 2 या 2 से अधिक, तो उनके द्वारा सेंटर एटम को लोन पे डोनेट करने से वलय बनती है, जिससे स्थायित्व बढ़ जाता है। उभयधन्तुक लिगेंड आप जानते हैं, जैसे CnNO2, जिनमें एक ही सेंटर होता है और दोनों सिरे पर लोन पेयर उपस्थित होता है, लेकिन एक समय पर एक ही लोन पेयर दान किया जाता है, उभयधन्तुक लिगेंड कहलाता है। आयनन समायता आपको पता है, आयनन समायता किसे कहते हैं? जिसके अंदर संकुल यौगिक में संकुल से बाहर जो ऋणायन होता है, जब वो संकुल के भीतर किसी दूसरे लिगेंड से अदला बदली कर लेता है तो उसके गुणों में अंतर आ जाता है। आयनन समायता आप पढ़ चुके हैं पीछे। बैक बॉन्डिंग आप जानते ही हैं, पश्चाबंधन, जब किसी लिगेंड के द्वारा लोन पेयर मेटल को दिए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में लिगेंड्स को पुनः आवेश मेटल के द्वारा दिए जाते हैं, जिसे बैक बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है ना? जिसे डी पाई पी पाई बॉन्ड आपने पढ़ा होगा। एक इसमें अष्टफल की यौगिकों की ज्यामितीय समायता और प्रकाशिक समायता, आप दोनों अच्छे से ध्यान देकर इनको पढ़िएगा, ये आ सकते हैं। बाकी इस यूनिट में मेन आपका नामकरण है, जितना आप नामकरण पे जोर देंगे उतना बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें नामकरण आता है। नामकरण के लिए मैं आपको पीछे अच्छे से समझा दूंगा। वैसे मैं एक ये उपसैसव यौगिकों के नाम के ऊपर एक बहुत अच्छी एक क्लास डालूंगा आपके लिए, तो आप उसको पढ़ के समझ पाएंगे अच्छे से। वैसे क्लास में ये भी आपको मैंने पढ़ा दिया था शायद। एक इसमें वर्नर सिद्धांत आता है, जिसमें प्राथमिक व द्वितीयक संयोजकता को स्पष्ट किया जाता है। वर्नर को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले, आपको पता हो तो, कोबाल्ट, अमोनिया और क्लोरीन, इन तीनों को मिलाकर के यौगिक का निर्माण किया था। उपसहसंयोजक यौगिकों में मेन जो होता है वो होता है नामकरण, इनका नाम लिखना। और इनका नाम लिखना बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। तो उपसहसंयोजक यौगिकों के नाम के मैं कुछ बिंदु दे रहा हूँ शॉर्ट में, विस्तार से क्लास में भी आपको कोई बता दूंगा। जब भी इसका नाम लिखते हैं तो सबसे पहले इसको आयनित किया जाता है धनायन और ऋणायन के अंदर। यदि धनायन है तो संकुल से बाहर की ओर लिख दिया जाता है धन प्लस चार्ज शो करते हुए, और पीछे की तरफ है संकुल के बाहर लिखा हुआ है तब वो ऋणायन के रूप में लिख दिया जाता है। जैसे K4FeCN6, 4K प्लस FeCN6 -4, इस प्रकार आयनित कर सकते हैं आप। तो सर्वप्रथम इसको आयनित करना आना चाहिए। आप इसको तोड़ सकते हैं, आयनित कर सकते हैं, आयनों में बदल सकते हैं। दूसरा, आयनित होने के बाद ध्यान देना है आपको, धनायन का नाम सबसे पहले लिखते हैं, और धनायन का जब भी नाम लिखा जाता है कभी संख्या का उल्लेख नहीं करते हैं। जैसे केवल पोटेशियम बोलते हैं, इसको टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखते हैं नाम जब भी लिखते हैं,
ठीक है। तो धनायन का नाम लिखने के बाद फिर संकुल के भीतर की बात करते हैं। संकुल के भीतर जब आप नाम लिखते हैं तो सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखा जाता है। अब लिगेंड्स यदि बहुत सारे हैं तो उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। और ऋणायन जो लिगेंड्स होता है उसमें आप नाम के अंत में ओ लगा देते हैं। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरो कर देते हैं, फ्लोरो कर देते हैं, एसीटेटो कर देते हैं। ठीक है। तो लिगेंड्स का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से लिखते हैं। उसके बाद लिखा जाता है धातु का नाम। धातु का नाम लिखने में आपको पता होना चाहिए यदि संकुल पर नेगेटिव चार्ज है तो धातु का जो नाम होता है उसके अंत में एट लगा देते हैं। जैसे फेरस का फेरेट हो जाता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद में आपको लास्ट के अंदर धातु का नाम लिखने के बाद धातु की ऑक्सीकरण अवस्था शो की जाती है। ऑक्सीकरण अवस्था आपको मैं पीछे बताता हूँ कैसे निकालते हैं। और ये ऑक्सीकरण अवस्था आप जो लिखेंगे वो रोमन अक्षर में लिखेंगे, सिंबल लिखना है जैसे रोमन सिंबल में लिखा जाता है। ठीक है ना। इस प्रकार आप कोई भी उपसैसे यौगिक का नाम लिख सकते हैं। बहुत सिंपल है, सिर्फ पहले आयनित करना होता है। धनायन ऋणायन में बदलने के बाद पहले धनायन का नाम लिखते हैं और धनायन का जब भी आप नाम लिखें तब ये ध्यान रखें संख्या नहीं लिखें। फिर उसके भीतर जब संकुल में जाते हैं तो लिगेंड से गिनती शुरू करते हैं। लिगेंड जितनी संख्या में है वो लिखी जाती है। 2 हैं तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, इस प्रकार से लिखते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था कैसे दर्शाई जाती है देखिएगा। ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए सबसे पहले संकुल के बाईं तरफ या दाईं तरफ जो धनायन ऋणायन है उनको स्वतंत्र किया जाता है, आयनित किया जाता है। सबसे पहले आप इनको अलग कर दीजिए। जैसे पोटेशियम को आपने आयनित कर दिया 4K+ और FeCN6- में टूट गया। इतना करने के बाद धनायन ऋणायन बदलने के बाद में आप देखिएगा संकुल जो है उस पर सेंटर एटम पर चार्ज निकाला जाता है, केंद्रीय परमाणु पर। और जिस पर चार्ज निकालते हैं उसको अपन X से लिखते हैं। X लिख दिया। आप साइनाइड जानते हैं। अब Cn नहीं होता है स्टेबल, स्टेबल होता है SCN। अब Cn को दर्शाया तो SCN से आप डिवाइडेशन कीजिए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में H+Cn-, तो नेगेटिव चार्ज -1 आ गया तो Cn पे चार्ज होता है -1। ठीक है। 6 संख्या नीचे 6 लिख दिया बराबर संकुल पे जो चार्ज है -4 लिख दिया। x - 6 बराबर -4, x बराबर -6 उधर गया +6। आपका x बराबर कितना चार्ज आ गया +2। इस प्रकार ऑक्सीकरण अवस्था आप कभी भी निकाल सकते हैं आराम से। बस ये ध्यान रखना है आपको कि आपका यहाँ पे जो चार्ज है वो आप अच्छे से निकालें। ठीक है। धन्यवाद।